परेशानी को सुनने के लिए। मेरा नाम फरासिफ है और इससे पहले भी मैं एक दफ़ा यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन उस वक़्त जो है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म हुआ था और मैं बिल्कुल भी सेंसेस में नहीं थी और ना ही मुझे कोई इतनी कवरेज दी गई, इसलिए कि मैं जिस इंसान ने मेरे साथ ये किया है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना वो बहुत मुश्किल बात थी। अभी ये है कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको मैं ये बता दूं कि मेरी एक जीटी रोड पे एक प्लॉट है, कमर्शियल कीमती प्लॉट है जो शेख जाकिर हुसैन के नाम पे है और उनसे मैंने ख़रीदा। 2012 में ये डील हुई और उसके तमाम सबूत एंड जो पोजेसन हैंडओवर होने के तमाम सबूत जो है हमारे पास मौजूद हैं। क्योंकि प्लॉट जो है वो बहुत कीमती और प्राइम लोकेशन पे और उसका फ्रंट 325 स्क्वायर फुट है और ये बिल्कुल बहरिया के गेट के करीब और NLC के दरमियान जो एक वो है वो बनता है एरिया। मैंने प्लॉट जब लिया तो मुझे जब हैंडओवर हुआ तो मैंने उसके फ्रंट की दीवार जो है वो बना ली और बैक पे ये प्लॉट जो है वो बाकी प्लॉटों से तकरीबन 4 फुट की ऊंचाई पे था, तो हमने उसकी वहाँ की दीवार पीछे से बना ली। लेकिन मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हदूद अरबे के साथ रजिस्ट्री है, ताकि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि मेरे लेफ़्ट पे किसका प्लॉट है, मेरे राइट पे किसका है, मेरे बैक पे कौन जो है किसकी प्रॉपर्टी है और फ्रंट पे जो है वो जीटी रोड है। तो इस लिहाज से हमने तो कभी भी नहीं सोचा कि हमारे साथ कोई लैंड माफिया या ये कब्ज़ा ग्रुप हमारे प्लॉट के ऊपर नज़र रखी हुई है और ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं अक्सर औकात अपने प्लॉट पे जाती रहती थी और वो सफाई वगैरह करा दी, 4 दीवारी उसकी बनी हुई थी। साथ कोई भैंसों वाला एक बंदा था जिससे कभी कभी हमारी इस्लाम दुआ हो जाती थी, तो वो अक्सर अपनी एक आध भैंस जो है वो मेरे प्लॉट पे वो बांध देता था और वो जगह भी उसने वो थोड़ी सी तोड़ दी थी। तो मेरी उससे अक्सर बात होती थी कि भाई साहब ऐसा ना करें, ठीक है, आप मेरे प्लॉट के ऊपर ये भैंस वगैरह ना बांधा करें। बाजी जी थोड़ी देर के लिए मैं भैंसों को बांध देता हूँ, 1-2 घंटे के लिए, आपका क्या जाता है, तो आपका प्लॉट तो खाली पड़ा हुआ है ना, हमने कुछ उस पर कुछ बनाया तो नहीं। लेकिन ये चीज़ उनकी शुरुआत थी उस चीज़ को करने के लिए। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने फिर जो है जाकिर साहब को भी कहा, तो फिर जाकिर साहब ने यही कहा कि मैं फ़ौरन आके प्लॉट जो है वो तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि प्लॉट जो है वो मैं ख़रीद चुकी थी लेकिन मैंने ट्रांसफ़र नहीं ली थी सिर्फ। तो उन्होंने अपने साले के नाम कनाडा से थ्रू एम्बेसी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भेज दी और उन्होंने मुझे उसी वक्त जो है वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि अगर आपको किसी वक्त भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप साइनिंग अथॉरिटी हैं। साथ ही हमारे एग्रीमेंट्स वगैरह फुल एंड फाइनल के और कि भाई मैं मालिक हूँ, सारा कुछ वो मेरे पास मौजूद है, ओरिजिनल पेपर्स एवरीथिंग मेरे पास मौजूद है। जब बहरिया टाउन को ये पता चला, या जो भी पीछे कोई और भी 2-3 लोग हैं उनके नाम मैंने लिखे हुए हैं, कोई चौधरी आसिफ है, कोई हाजी अमजद है और जावेद हैं, इन्होंने बहुत दफ़ा मुझसे कांटेक्ट किया और मेरे प्लॉट को बहुत सस्ते दामों पे ख़रीदने की कोशिश की। कभी ये मेरे पास एक एजेंट को भेज देते थे, कभी दूसरे एजेंट को भेज देते थे। तो मैंने फिर इनको इनकार कर दिया और मैंने कहा जी मैंने प्लॉट बेचना ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया पहली दफ़ा कॉल करके, तो मैंने इनकी शक्ल पहली दफ़ा देखी, कोई चौधरी आसिफ साहब हैं। उन्होंने कहा कि मैडम हम ये प्लॉट जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो जाकिर साहब जो हैं वो तो कनाडा होती हैं, तो प्रॉपर्टी तो जाकिर साहब के नाम है, तो आप
जो है वो इधर आती हैं, इधर सारी ये काम शुरू करा दिया है, प्लाटिंग हो रही है, तो आप हमें प्लॉट जो है वो बेच दें, हमने ये प्रोजेक्ट करना है। मैंने कहा जी आप मुझे अपना प्लॉट बेच दें, मेरा फ्रंट पे प्लॉट है, आपकी बैक पे ये, मुझे नहीं पता ये आपकी ज़मीन है या किसकी है, तो मुझे ये पता चला है कि जी ये किसी भैंसों वाले की है। तो मैंने उन जहांगीर साहब को एक दफ़ा कॉल भी की कि जी मैं आपकी ज़मीन जो है वो लेना चाह रही हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं आपसे मुलाकात करूँगा। इसी तरह आसिफ साहब ने भी मुझे कहा कि जी, मैंने कहा आप मुझे अपनी ज़मीन भेज दें, मैं भी लेना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। तो इस तरह 2-3 दफ़ा उन्होंने फिर हमें बुलाया और फिर हमें थोड़ा दबाने की कोशिश की और थ्रेट करने की कोशिश की। रमज़ान में मैंने काम शुरू कराया, उससे पहले जब 2-3 लोगों ने मेरे प्लॉट पे हमला करने की कोशिश की तो फिर मैंने कोर्ट से रजू किया और मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया कि मेरे पोजेशन में कोई और दखल ना दे, मैं ऑल इन ऑल जो है इसकी मालिक हूँ। तो मुझे 18 तारीख को स्टे ऑर्डर दिया गया कि मेरे अलावा उस प्लॉट में कोई एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद मैं सीधा थाने गई। थाने में मैंने जाके अपने तमाम मलकियती सबूत एंड स्टे ऑर्डर SHO को दिया, और साथ मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि ये लोग हैं जो मेरे प्लॉट पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कोशिश में तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि जब वो कब्ज़ा करने आए या कब्ज़ा करने लगेंगे तो मैं आप 15 पे इतला दें तो हम उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे और पर्चा दे देंगे। फिर उसके बाद वो मेरे प्लॉट पे भी आए। नेक्स्ट डे उन्होंने साथ वाले लोगों को तंबीह भी की। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया जो कि भाई मैंने तंबीह कर दी है, अब आपके प्लॉट के ऊपर वो कोई भी भैंस भी नहीं बांधेंगे और कोई आपको तंग भी नहीं करेगा, आप अपने जो मज़दूर हैं उनसे काम करवाती रहे। ईद के दूसरे दिन मुझे मज़दूरों ने कॉल की कि मैडम आप प्लॉट पे फ़ौरन आ जाएं, हमें फ़ील हो रहा है कि ये बैरिया टाउन वाले कुछ गाड़ियाँ शाड़ियाँ आ रही हैं और आपके प्लॉट पे कोई कब्ज़ा वगैरह करने के उसमें। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है फ़ौरन प्लॉट पे आ गए। तो प्लॉट पे मैं बैठ गई, मेरे 2 गार्ड होते हैं जो मैंने कंपनी से लिए हुए हैं, वो साथ थे। कोई तकरीबन 5 बज के एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है। मैंने कॉल की SHO साहब को कि ये मेरे प्लॉट के बाहर जो है कुछ गाड़ियाँ और कुछ लोग जमा हो रहे हैं, तो आप जो है वो फ़ौरन आए और ये देखें कि ये मेरे प्लॉट पे कोई कब्ज़ा वगैरह करने तो नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि मैडम मैं अभी भेज देता हूँ पुलिस को। पुलिस 10 से 15 मिनट में सर आ गई और उसमें 2 लोग थे, 2 पुलिस वाले गाड़ी में आए। मैं उनका नाम नहीं जानती, अब मैं उसका नाम जानती हूँ। उसमें से एक का नाम जाहिद था, इंस्पेक्टर जाहिद। वो आए, उन्होंने देखा कि मैं प्लॉट के अंदर बैठी हुई हूँ चरपाई पे, मेरे 2 गार्ड बैठे हुए हैं, 3 मजदूर बैठे हुए हैं। उन्होंने बाहर जो भी लोग थे उनको कहा कि भाई आप लोग प्लॉट के अंदर एंटर नहीं हो सकते, ये स्टे ऑर्डर हुआ हुआ है और ये जो है ना मैडम का प्लॉट है। तो 2 घंटे उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, पुलिस के वो 2 जो भी सिपाही आए थे। और उसके बाद जो है तकरीबन 9 बजे का टाइम था, फिर इन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की। तो साथ ही जो है वो मैंने दोबारा कॉल की तो SHO ने कहा कि जी मैं अभी जो है वो इंस्पेक्टर को भेजता हूँ, वो आपकी FIR जो है ना वो उसके लिए आपसे एप्लीकेशन ले लेगा। हनीफ साहब को ASI आया है और उसने अंदर आके कहा कि मैडम ये कोई बैरिया टाउन के ब्रिगेडियर साहब साथ उनके अंदर आए और उन्होंने कहा कि मैडम ये जो आपका प्लॉट है हमें नहीं मालूम था। तो मैंने कहा जी मैं तो 12 साल से इधर हूँ और मैं तो आती जाती रहती हूँ, मेरी सारी 4 दीवारी बनी हुई है। तो ठीक है मैडम, ऐसा है कि हमें कोई टाइम दे दें बेशक थाने में, या तो आपके जो हनीफ साहब हैं जो उस वक्त SHO के कहने पे आए थे,
उन्होंने हमें कहा कि जी आप, और उनको भी कहा कि आप जो है वो कल 4 बजे थाने में आ जाओ। हमने कहा ओके। वो जो ब्रिगेडियर ताहिर साहब हैं वो भी प्लॉट से बाहर निकल गए और हनीफ साहब जो है वो चले गए रात के 9 बजे का। फिर इन्होंने 10 बजे के बाद अटैक शुरू किए बार बार, और मैं मुसलसल SHO 15 को कॉल्स करती रही और सारा डाटा मेरा मौजूद है। और इन्होंने मुझे SHO ने कहा कि मैडम आप जो है वो घर चली जाएं, आप यहाँ पर चरपाई पे अपने प्लॉट की जो है वो कब तक चौकीदारी करेंगी, हम कल जो है थाने में आप आ जाएं, आप घर चली जाएं। मैंने कहा मैं घर चली जाऊं ताकि ये लोग सारे मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लें? तो मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मैं तो पहले अपने ख़ानदान वाले सारे लोगों को बुलाऊंगी, यहाँ अपने प्लॉट पे बिठाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। उनकी तो गाड़ियाँ और ये सारा कुछ ले आए हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि जी अच्छा ऐसा है कि फिर हम ऐसा करते हैं कि आपका प्लॉट जो है वो सील कर देते हैं। तो मैंने कहा जी कर दें, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्लॉट है, आप सील कर दें ताकि प्लॉट सेफ हो जाए, ठीक है। तो वो चाह रहा था कि किसी तरह मैं यहाँ से ना प्लॉट के ऊपर से चली जाऊँ। इसी काम में, इसी रोले गोले में 2-3 दफ़ा मैं बाहर निकली प्लॉट से, और मेरी जो है ना उन्होंने मेरे पे अटैक करने की कोशिश की। वो सारी मूवियाँ सर बनी हुई हैं, टाइम के साथ बनी हुई हैं, और मैंने नहीं बनाई। जिन भी लोगों ने मुझे भेजी उनका भी डाटा मौजूद है, ठीक है। वो सारी मूवियाँ बनी हुई हैं। इन लोगों ने इसी तरह ये काम जो होता रहा, धमकियाँ, जान से मार देंगे, फलां कर देंगे, वो सारी आपको मूवियों में नज़र आ जाएगा कि कौन कौन लोग मुझ पे अटैक कर रहे हैं। कि बैरिया वाले जो हैं वो सारे अटैक वाले आ गए थे हम पे अटैक करने के लिए। मैं अकेली औरत थी, मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरे हस्बैंड के अलावा और कोई नहीं था, और 3 मजदूर हैं जी। मजदूरों का क्या काम है, वो तो बेचारे अंदर बैठे हैं, उनका क्या लेना देना, वो तो मिट्टी से भरे हुए हैं, उनका तो काम। सर इन्होंने जो मेरे साथ वहाँ किया वो तो मैं अब आपको यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे से वो दोहराया भी नहीं जाता। ASI जो हनीफ है, जो पहले मुझे 4 बजे का अगले दिन टाइम दे के गया था, वो बंदा एक औरत के साथ, उसने कपड़े पहने हुए थे नॉर्मल जो होते हैं, पुलिस वाले नहीं थे, वो एक औरत के साथ और 8-10 पुलिस वालों के साथ वो प्लॉट के अंदर आया। मैं बैठी हुई थी। मैंने हमेशा प्लॉट की ना पूरी फाइल अपने प्लॉट पे भी दी हुई होती है, ताकि अगर कोई भी आए तो मेरे जो काम कर रहे हैं बंदे वो उनको दिखा सकें कि कौन मालिक है, क्या सिस्टम है, ताकि अगर मैं नहीं भी हूँ तो वो। सर उसने अटैक कर दिया मेरे पे। उस औरत ने मुझे जो है वो बालों से पकड़ के पीछे से एकदम उसने मेरी बाजू वगैरह पकड़ लिए, साथ ही मुझे चरपाई से नीचे गिरा दिया। साथ ही हनीफ साहब ने, वो जो 2 हमारे गार्ड थे, उनको उन लोगों ने, पुलिस वालों ने पकड़ा, और बेचारे मजदूर जो साइड पे 3 बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड गए हुए थे खाना लेने, क्योंकि इस काम में इतना कोई 1 बजे के बाद की बात मैं आपको बता रही हूँ, रात के 1 बजे के बाद। और मैंने उनको कहा कि सब भूखे बैठे हुए हैं तो आप जो है वो खाना ले आए, तो वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, वो खाना लेने गए हुए थे। सर इन्होंने मेरी आंखों के सामने तमाम क्रेन्स वालों को और इन लोगों को सारों को, पुलिस ने बैरिया वालों को अंदर घुसाया, ठीक है, और हमें घसीटते हुए, जो इससे पहले मैं आपको मूवी बताऊंगी कि 9:30 बजे जो इन्होंने मेरे कपड़े फाड़े, वो मूवी के अंदर हैं, हमने उसको पॉइंट आउट भी किया हुआ है, जो इन्होंने पहले अटैक किए। और मैं कह के थक गई हूँ कि ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब है कि मेरे साथ, और इतना बड़ा अटैक हो जाए एक बंदे के पास कि वो अपने मालिक प्लाट के ऊपर बैठा हुआ है और उसके साथ ये अटैक हो जाए, तो उसकी क्या हालत होगी एक लेडी की। और रात के 1:20-25 का ये वाक़या है। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने हमें सब लोगों को अंदर किया। मेरे जो कंटेनर पड़े हुए थे प्लाट के ऊपर, मेरे जो प्लाट के ऊपर सामान सारा पड़ा हुआ था, चरपाइयाँ, कुर्सियाँ, सारा
सारा जो सामान पड़ा था वो सारा इन्होंने, उनके बंदे इतने ज़्यादा थे कि 40-50 बंदा प्लाट के अंदर घुस गया 1 सेकंड में। और क्रेनें जो पड़ी बाहर खड़ी थी, वो क्रेनों से मेरे उन्होंने जो मेरा जो कंटेनर है और वो उठाने शुरू कर दिए और मुझे साथ इन्होंने गाड़ी में डाला, अपने डाले में। इतनी देर में मेरे हस्बैंड सामने गाड़ी पार्क कर रहे थे खाना लाने के लिए। उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ है, साथ ही वो भाग के मेरी तरफ आए तो पुलिस वाले ने उनको भी खींच के ना अपनी दूसरी गाड़ी में डाल लिया और वो हमें थाने ले गए। और मैं उस लड़की को पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि देखें आप खुद औरत हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आप क्या कर रही हैं? आपको पता भी है कि मैं मालिक हूँ और मैं 4 दिन पहले भी थाने आई हूँ और 2 दफ़ा मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं और हम लोग जो मेरे जो साहब हमें लेके गए थे वो कुछ जानने वाले थे इनके, वो हमारे लंदन में होते हैं नवीद साहब, तो वो भी साथ थे हमारे गवाही के, मतलब गवाह वो भी अल्लाह ने हमें अचानक वो ऐसा कि भाई वो आए हुए थे हमारे घर, तो हम उनको भी साथ ले गए थे। तो वो कहती है आपको पता है आपने पंगा किससे लिया है? आपने बैरिया टाउन से लिया है। तो मैंने कहा ये जो सारा कुछ हुआ है, सारी मूवियाँ बन रही हैं ये वो। कहते हैं थाने में आप गई थी ना जो 4 दिन पहले, वो सीसी फुटेज ही गायब हो जाएगी। बीबी तुम किस दुनिया में रह रही हो? अपनी जान बचाओ, छोड़ो जाओ, इन्होंने तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ना। ये वो बात मुझे कर रही है गाड़ी में ले जाते हुए। एक पुलिस वाली कहती है मैं पुलिस वाली हूँ। वहाँ ले जाके सर इन्होंने हमें थाने वहाँ बिठा दिया, हमारे फ़ोन खींच लिए और जो मेरे पास जितने पेपर्स थे, मेरा बैग था वो भी छीन लिया इन्होंने, एवरीथिंग। हमें इन्होंने कुछ 4 से 5 घंटे वहाँ बिठाए रखा और हमें इतना इन्होंने प्रेशराइज किया कि इधर अंगूठा लगा दो, इधर ये कर दो, तुम जो है वो अपनी जान की वो चाहती हो तो इनको प्लाट दे दो, ठीक है, वरना ना तुम्हें प्लाट मिलेगा, ना तुम्हें पैसे मिलेंगे, ना तुम्हें कुछ होगा। तो भाई हम चुप करके हमारे वकील को कॉल कर दें, हमारा जुर्म क्या है, हमारे वकील को कॉल कर दें। उस एसआई ने जो अनीर टाइप का, वो कहता है जी हमें आर्डर ही नहीं है कोई भी, ना आपको पानी मिलेगा ना कुछ होगा, और आपके पास से जो है वो इतना असला बरामद हुआ है, आपके पास से इतना फला हुआ है। तो मैंने सिर्फ ये कहा उसे, भाई साहब मेरे पास जो है ना वहाँ जहाँ मुझे लेकर आए ना वहाँ पर 10 लाशें भी मैंने खुद ही ना बंदूक से कत्ल किए हैं, वो भी वहाँ से बरामद हुई भी होंगी। मुझे इससे कोई गरज नहीं है, आप जो मर्जी कहते रहें, मुझे मेरे वकील से बात करा दें, ठीक है। और सुबह हमारा जुर्म बता दें हमने किया क्या। सर उन्होंने कोई चीज़ नहीं बताई। सुबह 5 के 6 बजे के दरमियान मुझे उन्होंने भेज दिया इस्लामाबाद की वुमेन पुलिस के पास। वहाँ पर उस लेडी ने जब हैंड ओवर किया तो उसने कहा कि जी किस जुर्म में इसको भेजा है आपने? उसने थाने फ़ोन किया तो उसको कहा गया कि जी अभी कोई पता नहीं है, आप इसे ना, कहती है तो फिर मैं इसे कैसे रखूं इस औरत को? तो कहते हैं इसको प्रोटेक्शन में रख दें। ये वो भी गवाही देगी कि उस वक्त तक ना कोई एफआईआर थी, ना कोई जुर्म था, ना कुछ। सुबह जब हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए हैं तो छुट्टी थी, आपको पता है पूरा कचहरी बंद था, सिर्फ एक जो है ना जज बैठा हुआ था। मैंने उस जज को जब हमें पेश किया गया तो मैंने पहला लफ्ज़ ये कहा कि जज साहब मुझे ये नहीं पता कि हमें किस जुर्म में यहाँ लाया गया है। ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं, 32 साल की इनकी नौकरी है, अमेरिका के पढ़े हुए हैं, इटालियन है, मैं एक सीईओ हूँ फलां कंपनी की और मैं इस प्लॉट की मालिक हूँ और हमारे साथ रात को ये हुआ है। और मैंने सारी फाइल ला के उनके सामने रख दी, जज साहब के सामने। जज साहब ने जैसे ही वो मेरे स्टे ऑर्डर और वो सारा देखा कि जी मैं पुलिस में पहले जा चुकी हूँ, मैंने डेट वाइज जज साहब को बताया कि मैं इस दिन ये मेरा ऑर्डर हुआ है, इस दिन मैं पुलिस थाने गई हूँ। मैंने सारा देखा, फिर जज वो सचो साहब भी आए मौके पे, उन्होंने सारा कुछ देखा किया और अब ये मेरे साथ रात को मेरा कब्ज़ा दिलवाया है इस पार्टी को। उन्होंने एसएचओ को फ़ौरन बुला लिया बड़ा गुस्से में और बहुत ज़्यादा उन्होंने
मतलब अनॉयड फील किया, उनकी आवाज़ भी बहुत ऊंची हुई और उन्होंने कहा कि इमीडिएट मेरे सामने एसएचओ को पेश किया जाए। और फिर वो हनीफ आया, हमें उन्होंने कहा भाई आप लोग बाहर बैठे। हम बाहर बैठ गए। 1-1.5 घंटे बाद जो है वो हमें बुलाया गया और ये कहा गया कि जी आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई एफआईआर नहीं, आप लोग सब अपने घर जाएं, यू आर ऑल डिस्चार्ज। क्योंकि तमाम सबूत, तमाम चीज़ 1-5 मैंने की है। एफआईआर क्या बताई गई वहाँ पर हमें बाद में पता चला कि जी मैंने अपने ही प्लॉट पे मैं कब्जा करने आई हूँ 150 बंदों के साथ, ठीक है। और मैंने जो इनके जो साथ जो भी वो गोबर वाले थे या जो, उनको मैंने गन पॉइंट पे यहाँ रख के लूटा है 5,40,000 और मैंने उनके पता नहीं और क्या क्या लूट लिया, वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, हम करोड़पति लोग, हमने कभी मक्खी नहीं मारी, हमें पता ही नहीं कि ज़िंदगी में ये कैसे होता है क्या नहीं। सर वापस मैं अपने प्लॉट के ऊपर गई हूँ, वहाँ पर गुंडे बैठे हुए जी, क्या इन्होंने बजरी रेत सारा कुछ जो है ना वहाँ पर उतर रहा था प्लॉट के ऊपर। और मेरे प्लॉट पे उस वक़्त तक आधे कमरे 2 जो है ना वो बनना शुरू हो गए थे, हालांकि मेरा प्लॉट बिल्कुल खाली है। उस वक्त की भी तस्वीरें हैं जब मैं वहाँ बैठी हूँ, उससे 1 दिन पहले की भी पूरी मूवियाँ हैं मेरे प्लॉट की जब मैं बैठी हूँ, ठीक है। उससे 1 महीना पहले की भी हैं, उससे भी 1-2 महीने पहले की भी हैं। ज़ाहिर है जब मैं प्लॉट पे काम शुरू कराती हूँ जाती हूँ तो मैं मूवी बना लेती थी। उसके बाद सर ये हुआ कि ज़ाहिर हम इतने तकलीफ़ में थे, मैं 2-3 दिन 4 दिन बीमार रही बहुत ज़्यादा। उसके बाद इन्होंने देखा कि ये तो हमारे उससे काबू से जो हमने प्लान किया था उसको डराने का और उसका, फिर मुझे 4-6 फ़ोन्स आए जो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी अपने फ़ोन पे। उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो इसका पैगाम है आपके लिए, आपको आपके प्लॉट का 1 अरब रुपए देते हैं तो आप बात को ख़त्म करें, ठीक है। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं होगा, प्लॉट तो मेरा है ही, मुझसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है और जो पुलिस ने किया है सर उसका तो जवाब देना पड़ेगा। तो सर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर आके और मैंने ये सारी स्टोरी बताई। किसी भी चैनल ने, किसी भी मतलब है बड़े चैनल ने, एक चैनल ने सिर्फ मेरी छोटी सी जो है वो चलाई खबर, इसके अलावा किसी ने भी नहीं चलाई। इसलिए कि उसमें जो अपोजिट है वो मलक रियाज है, बहरिया टाउन है, ठीक है, माफिया है जो सारे चैनल्स को या सारे पुलिस को या सारे सबको, वज़ीर-ए-आज़म सबको मैनेज करता है। इस दौरान अब 3 महीने में, जब मैं 3 महीने बाद आज आपके सामने बैठी हूँ तो मैं इस सेंस में बैठी हूँ कि मुझे बड़े बड़े लोगों ने बुलाया, उन्होंने मुझे कहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, उन्होंने मुझे कहा कि बहन आप बहुत सादी और शरीफ लोग हैं, आप मुझे ये बताएं आप इससे कैसे लड़ेंगी, ठीक है। आपको वो पैसे दे रहा है आपके प्लॉट के, चलें थोड़े कम दे रहा है जो भी है, तो आप बात को ख़त्म करें, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो थाने ख़रीद लेता है, वो जज ख़रीद लेता है, वो पुलिस ख़रीद लेता है, वो वज़ीर-ए-आज़म ख़रीद लेता है, ये अल्फाज कहे गए। मैंने इनको जवाब दिया, मैंने कहा सर वो सबको ख़रीद लेता है, लेकिन 3 महीने से वो एक मुझ जैसी एक सादा सी और सीधी सी जिसके आसपास कोई नहीं है, मेरी सारी फैमिली बाहर मुल्क में सेटल है सिवाय मेरे कि मैं मोहब्बत में पाकिस्तान की यहाँ रह रही हूँ। मैं कहा मुझे तो नहीं ख़रीद सका, जो बिकता है उसको ख़रीदता है, ना मैं बिकी ना वो मुझे ख़रीद सका है। अगर वो इस जहान में मुझसे जीत जाएगा तो अगले जहान में तो नहीं जीत सकेगा। मैं जाऊंगी, मुझे जहाँ सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े मैं जाऊंगी। और वही हुआ, देख लें आज उन्होंने मेरे पे दोबारा उसी वकूए की
सेकंड एफआईआर करा दी। एक ही वकुआ जो झूठा बनाया था उसकी दूसरी एफआईआर करा दी। कभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एक वकुए की एक एफआईआर होती है, दो नहीं होती। उस एफआईआर को भी ख़त्म हुआ, वो भी एफआईआर झूठी क्रैश हुई, पहले वाली भी एफआईआर क्रैश हुई। उसके बाद मेरा जो असल वकुआ हुआ उसकी मैंने 22 से लगाई और वो हाई कोर्ट से वो अलाउ हुई। और हाई कोर्ट से अब देख लें 10 दिन हो गए हैं सर कि उन लोगों के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग का ऑर्डर हुआ है। हाई कोर्ट का मैं आपको ऑर्डर देती हूँ, वो आप पढ़ें। 29 तारीख का ऑर्डर है, जहांगीरी साहब ने दिया है। आज हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई है और वो बिल्कुल भी एक एएसआई हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं है। और जब मैं जाती हूँ तो वो ये कह रहे होते हैं कि मैडम मैं तो नौकरी से जाऊंगा अगर मलक रियाज के खिलाफ मैंने एफआईआर कर दी तो। अब हाई कोर्ट जो है उसने आज ऑर्डर दिया है, उनको नोटिस दे दिए हैं एसएचओ को। इसके बाद आपका अगला लाइम क्या होगा कि आपको लगता है कि इस पे कार्रवाई करेगी? आज का ये है कि आज उनको नोटिस गए हैं, एसएचओ को भी बुला लिया है और उन सबको बुला लिया है कि आपने ये ऑर्डर की वायलेशन क्यों की है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उन पे हमने लगाई है तो उसके ऑर्डर हुए हैं। और जज साहब ने ये कहा है मेरे वकील साहब को कि जो डेट मैंने नेक्स्ट वीक की डाली है इससे पहले आपका ये काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन मैं ये आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि अगर मैं राइट पे हूँ तो कम से कम आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मेरी एक एक चीज़ को मैं आपके सामने पेश करने को तैयार हूँ, ठीक है। हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। महकमा माल जो है उसकी जितनी चीज़ें जो बैरिया ने सर पहले दिन एक 2 नंबर एफआईआर वो लगाई थी 6 कनाल की सर, एक 2013 की रजिस्ट्री लगाई अली रियाज के नाम की। जिस दिन मेरे पे ये अटैक किया गया वो अगले दिन चेंज कर दी गई, लेकिन चूँकि वो जज साहब के सामने मैं खुद पेश हो गई थी तो मैंने उधर ही उसकी कॉपी करा ली थी कि क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट्स और क्या। जब हम डिस्चार्ज हो गए थे 2-3 घंटे बाद तो मैंने वहाँ कॉपी करा ली थी तो वो मेरे पास सबूत के तौर पे मौजूद है। उसके बाद इन्होंने एक और कोई पेपर वहाँ पर फाइल के अंदर लगा दिया। वो कोई फ़र्द है कोई पुराना बैरिया का, वो भी उस जगह से ना मैच करता है ना उसका ताल्लुक़ है। मेरा प्लॉट जीटी रोड के ऊपर है, बैरिया से या ये जो दूसरे मलक ये आसिफ वगैरह ये लालदीन के बच्चे इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर चीज़ में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट जो दिया वो मैं आपको कह दूं। मुझे सपोर्ट दिया चौधरी जहांगीर के भाई हैं, चौधरी जहांजेब चंगजेब नाम है उनका, जो उनके छोटे भाई हैं चौधरी तनवीर के। जब ये हमारे साथ वकुआ हुआ तो उन्होंने कोटा कलां के पटवारी गर्दावर ये तहसीलदार ज़फ़र जो हमारे एरिए का तहसीलदार है उन सब को अपने ड्राइंग रूम में बुला लिया और बुला के जो 50-50 साल से वहाँ पर उस कोटा कलां के वो हैं उनको मेरे पेपर सामने रखे और उनको कहा कि आप बताएं कि ये किसका प्लॉट है। तो उन्होंने पेपर देख के जो महकमा माल के सारे लोग जो ऑन ड्यूटी हैं इस वक्त वो वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि जी ये पेपर 1 नंबर है और इसकी मालिका सिर्फ मैडम और जाकर साहब जिनसे मैंने लिया वो हैं और कोई भी मलक रियाज या आसिफ या वो उसका कोई ताल्लुक ना इस प्लाट से ना इन पेपरों से।